वेलकम टू अश्योर आईआईटी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे एटॉमिक मास, जिसको हम लोग एटॉमिक वेट भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर वेट, फार्मूला मास या फिर फार्मूला वेट। इन तीन चीज़ों की आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग में बात करेंगे। तो देखिए, किसी भी एटम का वेट, मॉलिक्यूल का वेट या आयनिक कंपाउंड के केस में फार्मूला यूनिट का वेट जब भी मेज़र किया जाता है तो उसके लिए जो रेफरेंस लिया जाता है वो है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। अब बेटा, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। तो यहाँ पर जो लिया गया है वो C12 लिया गया है, मोस्ट अकर्ड कार्बन आइसोटोप। तो कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका 1/12 पार्ट रेफरेंस लिया जाता है किसी भी पार्टिकल के वेट को मेज़र करने के लिए। तो अब अगर हम लोग डिफाइन करें एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट किसी भी एटम का वेट होगा विद रेस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का जो मास होगा उसके रेस्पेक्ट में किसी भी एटम का जो मास है उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम with respect to 1/12 mass of carbon 12 atom। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक रैंडम एटम ले लेते हैं ए। कोई एटम ए है, इस एटम ए का अगर एटॉमिक वेट फॉर एग्जाम्पल 20 दिया हुआ है, तो द मीनिंग ऑफ दिस 20 इज द एटॉमिक वेट ऑफ ए इज 20 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के 1/12 का 20 टाइम्स है एटम ए का वेट। अब हम लोग ये जो यूनिट है, ये जो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, इसको हम लोग एक यूनिट असाइन कर देते हैं और इसको बोला जाता है यू फॉर यूनिफाइड मास। इसको पहले एएमयू भी बोला जाता था, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं। और 1U होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के 1/12 मास को 1U कहा जाता है, जो हमने अभी यूनिट बनाई है। तो मैं अब बोल सकता हूँ कि जो एटम ए है उस एटम ए का जो एटॉमिक वेट होगा वो 20U होगा। तो जहाँ भी 20U लिखा हुआ होगा, इसका मतलब एटम ए का जो वेट है दैट इज़ 20 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम। इसके बाद अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करें,
तो मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ ए मॉलिक्यूल with respect to 1/12 of mass of कार्बन 12 एटम। किसी भी मॉलिक्यूल का मास कार्बन 12 के 1/12 मास के रेस्पेक्ट में कितना है, वो मॉलिक्यूलर मास है। अब बेटा मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एटम्स को मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। एटम्स को मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल H2, और भी देख सकते हैं H2O, H2SO4, CO2, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल के इनके एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अब याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटम्स का एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए। जैसे तो मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब का मास आप ऐड कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे स्पेसिफिकली अगर बोलें तो एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल विल गिव यू मॉलिक्यूलर मास। अगर एग्जांपल की बात करें तो H2 का मॉलिक्यूलर मास होगा 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हैं तो बेटा 2 यूनिट होगी U। अभी मैंने U बताया आपको, यूनिफाइड मास। ऐसे ही H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा, 2 हाइड्रोजन एटम हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2, और ऑक्सीजन का 16, 18 U। इसी तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। H2SO4 अगर है तो अगर आप ऐड करोगे हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 4 64, तो यू विल बी हैविंग 98 U। यहाँ तक तो हम लोगों ने बात की एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला मास की। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं किसी आयनिक कंपाउंड की बात करूं, अगर किसी आयनिक कंपाउंड की बात करें तो बेटा आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें कैटाइंस और एनाइंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na+ और Cl- प्रेजेंट हैं कैटाइंस और एनाइंस की फॉर्म में। तो जो NaCl है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये NaCl आपको रिप्रेजेंट करता है 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड के केस में हम लोग मॉलिक्यूल टर्म यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग फार्मूला यूनिट टर्म यूज़ करते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड की एक फार्मूला यूनिट है, ऐसे ही ये कैल्शियम क्लोराइड की एक फार्मूला यूनिट है, ये जिंक ऑक्साइड की एक फार्मूला यूनिट है, ये जिंक सल्फाइड की एक फार्मूला यूनिट है, जो कि सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स की जो फार्मूला यूनिट होती है, एक फार्मूला यूनिट, उसका जो मास होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में वो फार्मूला मास होता है। तो फार्मूला मास क्या है, मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड with respect to 1/12 mass of कार्बन 12 एटम। इसको हम लोग फार्मूला मास कहते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास तीनों डेफिनेशन है। किसी भी एटम का मास 1/12 ऑफ कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में एटॉमिक मास, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल विद रेस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम इज मॉलिक्यूलर मास, and mass of a formula unit of an ionic compound with respect to 1/12 of carbon 12 atom is formula mass। अभी
मैंने आपको जो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका बताया कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटम्स का एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से जो फॉर्मूला मास है उसको निकालने का तरीका भी वही है। जैसे अगर आपको NaCl का फॉर्मूला मास निकालना है तो NaCl में प्रेजेंट सारे एटम्स का एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए। सोडियम का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 58.5। इसकी यूनिट भी U होती है, जिसको यूनिफाइड मास कहते हैं हम लोग। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। अब वापस आते हैं फॉर्मूला मास की यूनिट पर, जिसको हमने बोला था यूनिफाइड मास। अब इस यूनिट की अगर बात करें तो आप सभी लोगों ने देखा है कि 1U जो होता है वो 1/12 ऑफ मास ऑफ ए C12 एटम, इसको हम लोग 1U कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ये कहती है कि 12 ग्राम कार्बन 12, अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन 12 होगा, कार्बन 12 मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, कार्बन का आइसोटोप अगर 12 ग्राम होगा तो इट विल बी हैविंग 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। दिस वॉज अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब इसमें जो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर है, ये इतने बड़े नंबर को हम लोग जानते हैं अवोगैड्रोस नंबर के नाम से। इसको अवोगैड्रोस नंबर या फिर अवोगैड्रोस कांस्टेंट भी बोला जाता है इस नंबर को, और इस नंबर को हम लोग Na या फिर N0 से डिनोट करते हैं। तो इस अवोगैड्रो हाइपोथेसिस से मैं बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 विल बी हैविंग Na atoms of carbon 12. Na atoms means this much of atoms. So यहाँ से अगर यूनिटरी मेथड लगाया जाए तो आप देख सकते हो 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का जो वेट या मास निकल कर आएगा वो होगा 12/Na ग्राम। तो 12/Na ग्राम इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अगर इसको हम लोग यहाँ पुट कर दें जो U की डेफिनेशन थी, तो U की डेफिनेशन बच्चों आपके पास क्या थी, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का मास हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 12/Na ग्राम। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रिलेशन निकल कर आएगा U और ग्राम में। 1U इज़ 1/Na ग्राम। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये U को ग्राम में या फिर ग्राम को U में कन्वर्ट करने के काम आता है। जब भी U को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं आपको अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा, और ग्राम को U में कन्वर्ट करेंगे तो अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इस Na की वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये भी याद रखना होगा आपको। और अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1U आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और शायद आपको याद हो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन के मास के बराबर, जो कि नियरली ही मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम लोग 1U भी कहते हैं, जिसका केजी में वैल्यू इतनी है। अब अगर आपको U और ग्राम में रिलेशन पता है तो ये क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ U की डेफिनेशन की हम लोगों ने बात की और U और ग्राम में क्या रिलेशन था।
अब अगर आगे हम लोग एक चीज़ की बात करें और वो ये कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कुछ एलिमेंट्स की अगर मैं लिख दूँ, जैसे हाइड्रोजन का 1U, ऑक्सीजन 16U, कार्बन 12U, ये कुछ एटम्स के एटॉमिक मास हैं। अब एक क्वेश्चन देखें, इफ 1U इज डिफाइंड एज 1/6 of mass of carbon 12 atom, then atomic mass of oxygen will be, क्या होगा ये पूछा गया है आपसे ये पूछा गया है कि अगर U को डिफाइन किया जाए 1/6 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा। तो बेटा आप लोग ऊपर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U है, लेकिन ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो 16U है ये तब है जब U की डेफिनेशन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 है, लेकिन इस बार U की डेफिनेशन चेंज हो गई और U की डेफिनेशन हो गई 1/6 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो उस केस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा क्योंकि यूनिट चेंज हो गई। इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर 1U डिफाइन किया जाए 1/x ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, अगर 1U को डिफाइन किया जाए 1/x ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट होगा, नया जो एटॉमिक वेट होगा, न्यू एटॉमिक वेट, क्योंकि अगर आपने U की डेफिनेशन चेंज कर दी तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा, तो जो नया एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होगा दैट इज x/12 ऑफ ओरिजिनल एटॉमिक वेट। अगर आप इसको याद रखते हो तो ये आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आप देखिए, यहाँ आपने डिफाइन किया है 1/6 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, तो न्यू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी, यहाँ बेटा x की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि 1/x मास ऑफ कार्बन 12 को हम लोग अगर कंपेयर करें तो 1/6 मीन्स x इज 6, तो इसमें अगर पुट करें तो 6/12 ऑफ ओरिजिनल एटॉमिक वेट आपको पता है ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो जो नई डेफिनेशन है U की, उसके टर्म्स में 8U विल बिकम द ओरिजिनल न्यू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो नया एटॉमिक वेट होगा उस U की डेफिनेशन से जो हमने डिफाइन की है वो 8U होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो अभी तक कराया गया है इस बेसिस पर। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, हम लोग कई बार एक वर्ड सुनते हैं एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक वेट। तो एवरेज एटॉमिक वेट बेसिकली है क्या। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है अपने आइसोटोप्स की फॉर्म में। बेटा आइसोटोप्स होते हैं एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर डिफरेंट है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर आप जानते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो अगर मेरे पास कार्बन की ही मैं बात करूं तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 और C14। तो बेटा ये जो कार्बन का आइसोटोप है इसका मास नंबर 12 है और मैं इसका एटॉमिक मास भी 12 बोलूँगा। इसका मास नंबर 13, एटॉमिक मास 13, मास नंबर 14, एटॉमिक मास 14।
लेकिन अगर आपसे कार्बन का एटॉमिक वेट पूछता है या एटॉमिक मास पूछता है तो अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन किस वाले कार्बन का एटॉमिक मास आपसे पूछ रहा है, क्योंकि कार्बन के तो 3 टाइप के एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास होता है एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all isotopes of an element। एक एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का अगर आप एवरेज लोगे तो उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो अब बेटा एवरेज कैसे लेंगे वो देखना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए परसेंटेज ऑफ अकरेंस, कि एलिमेंट का कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट अकर करता है नेचर में। तो मान लेते हैं C12 X% है, C13 Y% है, और आप जानते हो C14 होगा 100 - X + Y%, क्योंकि टोटल परसेंटेज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स विल बी 100। तो बेटा यहाँ पर जो एवरेज एटॉमिक मास होगा कार्बन का, that will be atomic mass of C12 into its percentage 12 into X plus 13 into Y plus 14 into its percentage, that is 100 - X minus Y, divided by total percentage is 100। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ अकरेंस दे रखा हो तो परसेंटेज ऑफ अकरेंस में मल्टीप्लाई करते जाना है और ऐड करते जाना है, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट, आपको एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा कार्बन का। अब इतनी मैथमेटिक्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, सीधा सीधा एवरेज हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ अकरेंस अगर सबकी इक्वल होती, अगर सबकी परसेंटेज ऑफ अकरेंस इक्वल होती तो सिंपली 12 + 13 + 14 डिवाइडेड बाई 3 कर देते। लेकिन परसेंटेज ऑफ अकरेंस अगर अलग अलग है तो आपको ये एवरेज लेना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट बहुत ही आसान कंसेप्ट है और ये कहता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, उस सब्सटेंस को 1 मोल कहा जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे 1 डज़न, जब भी 1 डज़न की बात करते हो तो 1 डज़न कंटेन 12 यूनिट्स ऑफ एनीथिंग। 1 डज़न मीन्स 12 यूनिट्स ऑफ एनीथिंग। बिल्कुल उसी तरीके से 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मीन्स 6.022 × 10⁻23 यूनिट्स। अब यहाँ हम लोग क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, इसलिए हम लोग 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स की बात करते हैं। So 1 mole is any substance which contains 6.022 × 10⁻23 particles। बेटा यहाँ पार्टिकल्स का मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ पार्टिकल्स का मतलब एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आइंस हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला गया 1 मोल H, बेटा मोल को शॉर्ट में MOL भी कहते हैं, तो आप बोलोगे 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ H। आपसे अगर बोला 1 मोल H2O, तो 6.022 × 10⁻23 को मैं Na बोल देता हूँ, तो Na एटम्स ऑफ H, Na मॉलिक्यूल्स, आई एम सॉरी, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोला है मतलब Na इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे बोला है 1 मोल Na प्लस मीन्स Na आइंस,
6.022 इंटू 10⁻23 आइंस। तो ये मतलब होगा 1 मोल का। अब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल पार्टिकल्स मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मेरे पास कोई 1 मोल सब्सटेंस है तो उस 1 मोल सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो उतने सारे पार्टिकल्स का जो मास होगा, जो वेट होगा, उसको बोलते हैं मोलर मास या मोलर वेट। मोलर मास या मोलर वेट तो बहुत सिंपल है। मोलर मास या मोलर वेट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मोलर मास, या फिर मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। बात एक ही है। आप 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बोलिए या 1 मोल बोलिए, एक ही चीज़ है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे 16U। ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास है वो 16U है। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था Na से डिवाइड करते हैं तो 16/Na ग्राम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोलर मास क्या होगा ऑक्सीजन का, तो बेटा मोलर मास मीन्स Na पार्टिकल्स का मास, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास। तो बेटा एक एटम का मास आपको पता है और Na एटम्स का मास अगर आपको निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी हैविंग 16 ग्राम। 16 ग्राम विल बी द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग देख रहे हैं 16U था एटॉमिक मास, 16 ग्राम है मोलर मास। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो निकल कर आती है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसको अगर ग्राम में पुट कर दो तो उसका पता चल जाता है आपको मोलर मास क्या होगा। जैसे अभी हमने ऑक्सीजन की बात की, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होगा, तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, 14U, तो मोलर मास होगा 14 ग्राम। आपसे अगर कोई पूछता है हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होगा तो आप बोलोगे 1 ग्राम। बिल्कुल उसी तरीके से कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है तो मोलर मास के लिए बस ग्राम पुट करना है आपको। हालांकि ये बात दिमाग में रखनी है कि एटॉमिक मास और मोलर मास चीज़ें दोनों अलग हैं। एटॉमिक मास एक एटम का मास है, मोलर मास एक मोल एटम्स का मास है। बेटा ये चीज़ आप मॉलिक्यूल के लिए भी कर सकते हो। जैसे आपसे अगर पूछता है H2O का मोलर मास तो इट विल बी 18 ग्राम, बट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज़ 18U। सो द डिफरेंस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर वाटर के 18U की बात कर रहा है तो इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मीन्स दिस इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और 18 ग्राम मीन्स मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज मोलर मास ऑफ वाटर। तो देयर इज डिफरेंस इन दीज टू। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपसे CO2 का मोलर मास पूछता है तो 44 ग्राम हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। तो देखिए जब आप एटॉमिक मास को ग्राम में पुट करते हैं तो उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GAM। तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास क्या है? जब आप किसी भी एटम के मास को ग्राम में पुट करोगे। ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में पुट करोगे। ऐसे ही ग्राम फार्मूला मास क्या है? जब आप
किसी भी फार्मूला, किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में पुट करोगे तो ग्राम फार्मूला मास, ये तीनों ही बेसिकली मोलर मास होते हैं। आप खुद देख सकते हैं ऊपर कि ये ग्राम एटॉमिक मास हैं। ये हमने एटॉमिक मास को ग्राम में पुट किया तो मोलर मास आ गया। ये हमने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में पुट किया तो GMM मतलब मोलर मास आ गया। ऐसे ही NaCl का मोलर मास होता 58.5 ग्राम, क्योंकि हमने फार्मूला मास को ग्राम में पुट किया तो GFM आ गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद मोलर मास हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद बात आती है नंबर ऑफ मोल्स की, जो मोल कंसेप्ट में अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालते क्यों हैं, इसका रीज़न ये है कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो आप उस सब्सटेंस के अंदर पता लगा सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी अभी बताया गया कि 1 मोल इज़ एनीथिंग विच कंटेन Na पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट डज 10 मोल मीन्स, तो इट्स सिंपली बाय यूनिटरी मेथड 10 Na पार्टिकल्स। इसका मतलब दी यूज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज टू फाइंड हाउ मच पार्टिकल ए सब्सटेंस कंटेन। एक सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे वो नंबर ऑफ मोल से ही पता चलता है। बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, किसी भी सब्सटेंस का आपको कितना मास दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये एक फार्मूला है जिससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। और बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को मैं N से डिनोट करता हूँ, गिवन मास को W से, मोलर मास को M से। बेटा W गिवन मास जो होता है उसको ग्राम में पुट करना है, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, तो राइट हैंड साइड में यूनिट जो होगी वो मोल होगी, लेफ्ट हैंड साइड में भी यूनिट मोल होगी। मोल की यूनिट मोल होती है 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल, 5 मोल। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको एक सब्सटेंस दिया है H2SO4 और उसका मास दे रखा है 196 ग्राम, और आपसे पूछा है कि इसका नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मोलर मास। बेटा H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स सिंपली आप निकाल सकते हो W 196 अपॉन 98, 2 मोल्स, मतलब 196 ग्राम ऑफ H2SO4 विल कंटेन 2 मोल्स ऑफ H2SO4। ऐसे ही अगर आपसे कहता है कि 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो बेटा जब तक कुछ भी ना दिया हो वाटर की डेंसिटी हम लोग लेते हैं 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी मुझे दे रखी है वाटर की 1 ग्राम पर ml और वेट मुझे पता नहीं है, मास मुझे पता नहीं है, तो वॉल्यूम जो होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर, उसको आपको ml में पुट करना है जिससे कि ml से ml कैंसिल हो, और W आए 1000 ग्राम। अब जैसे ही W आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वाटर के, तो फार्मूला है W/m, और आप लोग जानते हैं W जो है वो 1000 है और वाटर का मोलर मास अभी अभी बताया था 18 ग्राम पर मोल। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो 55.55 मोल्स आएंगे 1 लीटर वाटर में। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मास दे रखा हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं।
जो दूसरा तरीका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का वो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस के अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस कांस्टेंट Na। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो अवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N और अवोगाड्रो कांस्टेंट को Na से डिनोट करते हैं। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो। अब क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स W/m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N/Na। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का वेट गिवन हो तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, और रिवर्स इफ़ यू नो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आप वेट पता कर सकते हैं उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कितना वेट होगा। इस पर हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स एंड टोटल एटम्स इन 88 ग्राम CO2। 88 ग्राम CO2 दे रखी है और आपसे मॉलिक्यूल्स या फिर और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो बेटा W दे रखा है 88 ग्राम, CO2 का मोलर वेट आपको पता है 44 ग्राम पर मोल। तो W/m इज इक्वल टू N/Na। इसमें अगर पुट करते हैं तो 88/44 इज इक्वल टू N/Na। तो यहाँ से n आएगा 2Na। अब बेटा यहाँ जो n निकल कर आएगा ये मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसका रीज़न ये है क्योंकि CO2 एक कंपाउंड है और कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट मीन्स 88 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है उस हिसाब से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं Na की वैल्यू पुट करते हुए। अब आप जानते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, अगर CO2 के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो टोटल 3 एटम्स हैं CO2 के एक मॉलिक्यूल में। तो 1 molecule of CO2 contain 3 atoms, that is 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. So obviously 2 Na molecules of CO2 will contain 6 Na atoms by unitary method. तो molecules पता चल गए और atoms पता चल गए हम लोगों को। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था मोल कंसेप्ट के ऊपर, जो अभी तक 2 फॉर्मूले कराए हैं उन पर बेस्ड। अगली क्लास में मैं आपको थर्ड मेथड बताऊंगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, क्योंकि मैंने बताया था कि 3 मेथड्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।